नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लर्निंग लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बंगाल के उदय से लेकर प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध तक की घटनाएं। यानी ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि ये युद्ध हुए। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ ही जो नवीन राज्यों का उदय हुआ था, उनमें से एक आज हम बंगाल के बारे में विस्तार से जानेंगे। बंगाल एक समृद्ध प्रांत। अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। आप अंदाजा लगाइए कि उस दौर में अंग्रेज एशिया से जितना भी माल खरीदते थे, उसका 60%, जी हां 60% हिस्सा अकेले बंगाल से जाता था। यहां से शोरा, चावल, नील, चीनी, रेशम, सूती कपड़े सब कुछ दुनिया भर में भेजा जाता था। और अंग्रेजों ने यहां अपनी जड़ें भी बड़ी धीरे धीरे जमाई। देखिए, पहले 1651 में सिर्फ 3000 रुपए सालाना देकर व्यापार करने की इजाजत ली। फिर 1698 में 3 गांव की जमींदारी हथिया ली और 1717 में तो मुगल बादशाह से एक ऐसा फरमान ले लिया जिसने उन्हें व्यापार में जबरदस्त छूट दे दी। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्र बंगाल के असल संस्थापक की, मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब ने उन्हें बंगाल का दीवान बनाया था, लेकिन 1717 आते आते वो लगभग एक आजाद शासक की तरह काम करने लगे। उन्होंने 2 बड़े काम किए। पहला, राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए, और दूसरा, उन्होंने जमीन और खेती में बड़े सुधार किए, जैसे जागीर भूमि को खालसा भूमि में बदलना और इजारा व्यवस्था शुरू की, जिसका मतलब था ठेके पर लगान वसूलना। इसके साथ ही उन्होंने गरीब किसानों को तकावी ऋण भी दिए ताकि खेती बाड़ी बेहतर हो सके। एक आजाद शासक के तौर पर मुर्शिद कुली खां ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद जैसे कई विद्रोहों को भी बड़ी सख्ती से कुचला। कह सकते हैं कि उन्होंने ही बंगाल को एक व्यवस्थित और अमीर राज्य बनाने की नींव रखी थी। मुर्शिद कुली खां के बाद सत्ता का खेल और भी खूनी हो गया। पहले उनके दामाद शुजाउद्दीन आए, फिर उनके पोते सरफराज खां, लेकिन 1740 में एक बड़ा उलटफेर हुआ। बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में नवाब सरफराज खां को हरा दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। अलीवर्दी खान ने मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए देकर अपना पत्तो पक्का करवा लिया, लेकिन उसके बाद कभी दिल्ली कोई पैसा नहीं भेजा। उनका शासनकाल मराठों के हमलों से बहुत परेशान रहा। आखिर में 1751 में उन्हें एक संधि करनी ही पड़ी। इसके तहत उड़ीसा मराठों को देना पड़ा और सालाना 12 लाख रुपए चौथ के तौर पर भी देने पड़े। अलीवर्दी खां यूरोपियों की चाल को बहुत अच्छे से समझते थे। उनकी कही एक बात बहुत मशहूर है कि ये लोग मधुमक्खी की तरह हैं, अगर न छेड़ो तो शहद देंगे और अगर छेड़ दिया तो काट काट कर मार डालेंगे। तो अपने शासनकाल में अलीवर्दी खान ने खुद को मुगल सम्राट से आज़ाद कर लिया, मराठों के साथ संधि करके शांति भी कायम की और यूरोपीय कंपनियों पर भी लगाम कसकर रखी। और अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराज उद दौला को अपना वारिस चुना, जो बंगाल के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा मोड़ साबित हुआ। और बस यहीं से कहानी उस टकराव की तरफ बढ़ती है जिसने बंगाल का और शायद पूरे भारत का भविष्य तय कर दिया। अब मंच पर एक तरफ थे सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। जब नौजवान सिराजुद्दौला नवाब बने तो उनकी गद्दी कोई फूलों का ताज नहीं थी। उनके दुश्मन घर के अंदर भी थे और बाहर भी। एक तरफ उनकी मौसी घसीटी बेगम और चचेरा भाई शौकत जंग साजिशें रच रहे थे, तो दूसरी तरफ थे अंग्रेज जो सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। सिराज ने सबसे पहले अपने घर के दुश्मन शौकत जंग को अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में हराकर रास्ते से हटाया। अब बात करते हैं अंग्रेजों से झगड़े की। इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, अंग्रेज दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक तरह का टैक्स फ्री पास था जिसे वो अपने निजी व्यापार के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। इससे नवाब के खजाने को नुकसान हो रहा था। दूसरी वजह, वो बिना नवाब से पूछे कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे। और तीसरी, उन्होंने नवाब के एक भगोड़े दुश्मन कृष्णदास को अपने किले फोर्ट विलियम में पनाह दे रखी थी। जब अंग्रेजों ने अपनी मनमानी बंद नहीं की तो सिराज ने पहले कासिम बाजार और फिर कलकत्ता पर हमला कर दिया, और यहीं पर इतिहास की वो विवादित घटना हुई जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। हुआ ये कि एक अंग्रेज अफसर J.Z. हॉलवेल ने दावा किया कि 20 जून 1756 की रात को नवाब ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक बहुत ही छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें दम घुटने से 123 लोग मर गए। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि कई इतिहासकार हॉलवेल के इस दावे को सच नहीं मानते। उनका मानना है कि ये नवाब को बदनाम करने के लिए अंग्रेजों का एक प्रोपेगेंडा था।
कलकत्ता पर नवाब के कब्जे की खबर जैसे ही मद्रास पहुंची, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन एक बड़ी सेना लेकर बंगाल आ गए। उन्होंने रिश्वत देकर माणिकचंद से कलकत्ता वापस छीन लिया। इसके बाद दबाव में आकर सिराज को 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। इस संधि में अंग्रेजों के सारे पुराने अधिकार वापस मिल गए और उन्हें किलेबंदी करने और अपने सिक्के ढालने की भी इजाजत मिल गई। अलीनगर की संधि असल में कोई शांति समझौता नहीं थी, ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। अब हम उस घटना की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। प्लासी, जो एक युद्ध से कहीं ज्यादा एक बड़ा षड्यंत्र था। रॉबर्ट क्लाइव ने ये लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि साजिश से जीतने की सोची थी। उसने नवाब के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा था नवाब का अपना सेनापति मीर जाफर, जिसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया गया। और सिर्फ वही नहीं, सेना के दूसरे अधिकारी राय दुर्लभ, बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ और व्यापारी अमीनचंद जैसे बड़े बड़े लोग भी इस धोखे में शामिल थे। तो 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में जो हुआ वो युद्ध नहीं था, वो एक धोखा था। एक तरफ नवाब की 50,000 की फौज थी, दूसरी तरफ क्लाइव की मुट्ठी भर सेना। लेकिन नवाब की सेना का बहुत बड़ा हिस्सा, मीर जाफर और राय दुर्लभ के नीचे जो सैनिक थे, वो बस खड़े तमाशा देखते रहे। उन्होंने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। नवाब की तरफ से तो सिर्फ मीर मदान और मोहनलाल जैसे कुछ वफादार ही थे जो बहादुरी से लड़े। जब सिराज ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की तो मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या करवा दी। प्लासी के बाद क्या हुआ? बंगाल पर अंग्रेजों का असली कब्जा हो गया। मीर जाफर सिर्फ नाम का एक कठपुतली नवाब बना। अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना की जमींदारी मिल गई। क्लाइव ने खुद भी खूब दौलत बटोरी और यहीं से बंगाल की उस भयानक लूट की शुरुआत हुई जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। धोखे का इनाम पाकर मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन वो बस नाम का नवाब था। असली मालिक तो क्लाइव था। हालत ये थी कि दरबार में लोग उसे मजाक में क्लाइव का गधा बुलाते थे। अंग्रेजों ने बंगाल का खजाना एकदम खाली कर दिया और जब मीर जाफर उनकी पैसों की मांगे पूरी नहीं कर पाया तो 1760 में उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया। मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद शायद सबसे काबिल नवाब था। उसने आते ही अंग्रेजों के चंगुल से निकलने की कोशिशें शुरू कर दी। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर ली। वहां तोपें और बंदूकें बनाने का कारखाना लगाया और अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देना शुरू किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा कदम था व्यापार को लेकर। जब अंग्रेज दस्तक का गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आए तो उसने सारे व्यापारिक कर ही खत्म कर दिए। मीर कासिम के इस कदम से क्या हुआ? अंग्रेजों का जो व्यापार पर एकाधिकार था वो खत्म हो गया और बस यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। अंग्रेज अधिकारी एलिस ने पटना पर हमला किया, लेकिन कासिम ने उसे हरा दिया। इससे अंग्रेज भड़क गए और उन्होंने मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। कई लड़ाइयों में हारने के बाद मीर कासिम को भागकर अवध में शरण लेनी पड़ी। अवध पहुंचकर मीर कासिम ने वहां के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में इस बड़ी सी संयुक्त सेना का सामना हुआ हेक्टर मुनरो की छोटी सी ब्रिटिश सेना से। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद अंग्रेजी सेना ज्यादा अनुशासित थी, उनके हथियार बेहतर थे और उन्होंने इस विशाल गठबंधन को पूरी तरह से हरा दिया। बक्सर के युद्ध की अहमियत प्लासी से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्लासी की जीत एक साजिश का नतीजा थी, एक धोखा था। लेकिन बक्सर में अंग्रेजों ने भारत की 3 बड़ी ताकतों की मिलीजुली सेना को आमने सामने के युद्ध में हराया था। ये उनकी फौजी ताकत का असली सबूत था। इस जीत के बाद उत्तर भारत में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था और यहीं से भारत पर उनकी हुकूमत की असली शुरुआत हुई। बक्सर की जीत के बाद अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को कानूनी जामा पहनाना शुरू किया। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की पहली संधि की। इसकी सबसे जरूरी शर्त थी दीवानी का अधिकार, मतलब सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार हमेशा के लिए दे दिया और इसके बदले में कंपनी सम्राट को सालाना 26 लाख रुपए देगी। ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ दूसरी संधि की।
इसमें नवाब को युद्ध के हर जाने के तौर पर 50 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही अवध को एक बफर स्टेट बना दिया गया। मतलब अवध की रक्षा अब अंग्रेजी सेना करेगी और उसका सारा खर्चा नवाब उठाएगा। इन संधियों के बाद क्लाइव ने बंगाल में एक बड़ी ही चालाक व्यवस्था लागू की, जिसे कहते हैं द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट। इसका सीधा सा मतलब था कि पैसा वसूलने का सारा अधिकार यानी दीवानी तो कंपनी के पास था, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन की सारी जिम्मेदारी यानी निजामत नवाब के सिर पर थी। सीधे शब्दों में कहें तो अधिकार अंग्रेजों के पास थे और जिम्मेदारियां नवाब की। इस व्यवस्था ने बंगाल को बुरी तरह लूटा और वहां अराजकता फैला दी। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कैसे सिर्फ 50 सालों में बंगाल की पूरी कहानी बदल गई। 1717 में मुर्शिद कुली खां के साथ एक आज़ाद राज्य की शुरुआत होती है। 1757 में प्लासी के धोखे ने अंग्रेजों को सत्ता में एंट्री दिला दी। 1764 में बक्सर की जीत ने उनकी ताकत पर पक्की मुहर लगा दी और 1765 आते आते इलाहाबाद की संधियों और द्वैध शासन के साथ बंगाल पूरी तरह से कंपनी के शिकंजे में आ चुका था। इसी के साथ आज का हमारा अध्ययन पूर्ण होता है। धन्यवाद।